सो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? ए सीरीज ऑफ नंबर्स which grow in definite pattern या which comes in definite pattern. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2, 5, 8 तो अगला नंबर क्या आएगा, कोई बता सकता है? क्योंकि 3 3 ऐड होके आ रहा है, फिर 14 आ जाएगा। तो ये एक प्रोग्रेशन है। और ऐसे ही 3 स्क्वायर 3 क्यूब तो अगला नंबर क्या आएगा? तो ये भी एक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही 1/2 1/3 1/4 तो अगला नंबर क्या आएगा? तो ये एक अगला प्रोग्रेशन है। ये सब प्रोग्रेशन है। अच्छा, पहली प्रोग्रेशन में आप क्या खास बात देखते हो? क्या इसकी फर्स्ट टर्म A1 कहलाती है? इसकी सेकंड टर्म A2 कहलाती है? थर्ड टर्म A3 है, फिर A4 है, फिर A5 है। तो इस तरीके से प्रोग्रेशन है। जो पहली वाली प्रोग्रेशन है इसमें आप क्या खास बात देखते हैं? A2 माइनस A1 क्या है? क्या ये 5 माइनस 2 है? सो इट इज इक्वल्स टू 3। और ये बताइए A3 माइनस A2 क्या है? 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 इट इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है कि अगर मैं कहूँ an में से उसकी ठीक पहले वाली टर्म घटा दो, n कोई भी टर्म हो सकती है, मान लो 17th टर्म है तो उसमें से 16th टर्म घटाओ तो भी क्या 3 आएगा? तो इस चीज को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। सो इफ difference between any two successive term remains constant, difference between successive terms remains constant, then such progression is called, उसे क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ये तो बात हो गई। मान लीजिए अगर पहली टर्म a है तो अब दूसरी टर्म a प्लस डी आ जाएगी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? d है। यानी पहली टर्म 2 है तो 2 में 3 जोड़ दिया तो क्या दूसरी टर्म आ गई? अच्छा, अगर एक और d जोड़ दिया यानी d प्लस डी 2d तो क्या तीसरी टर्म आ गई? मतलब 2 था तो 2 में तो 3 जोड़ा ही था, एक और 3 जोड़ दो, 3 जोड़ते चले जाओ तो क्या पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी? भाई 5 में भी जोड़ सकते हो यानी, या फिर a में भी जोड़ सकते हो। a इसकी फर्स्ट टर्म है तो 2 में 6 जोड़ा तो क्या आ गया? 8 आ गया। अब 3d जोड़ दो तो 9 to 11 क्या बनती चली जा रही है। तो ये जो टर्म बनी ये क्या बनी? क्या ये a1 है पहली टर्म? ये a2 बनी, ये a3 बनी और a4 कौन सी टर्म है? क्या a प्लस 3d है? मतलब फोर्थ टर्म में a प्लस 4d आया है कि a प्लस 3d? तो अगर मैं आपसे कहूं कि nth टर्म में यानी an में क्या आएगा तो कोई बता सकता है?
लो, इन्होंने तो बता भी दिया। सो इसलिए इसकी nth टर्म का क्या फार्मूला हुआ? a plus n minus 1 d is the formula of nth term of AP, is the formula of nth term of AP। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मेरी एक ऐसी सीरीज चल रही है 2 4 6 8 ऐसे चल रही है, और मैं कहूं कि फाइंड इट्स 102nd टर्म, यानी मैं ये फार्मूला लगाऊं तो और इसमें 102th टर्म पता कर लूं, तो कैसे पता करूंगा बताओ? ए क्या है यहाँ पे? पहली टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? स्क्रीन ठीक नहीं है? स्क्रीन क्लियर नहीं क्या बेटा? ए इज 2, पहली टर्म क्या है? नाउ फोटो भेज देगा तो कर दूँ। ठीक है मैं भेजूंगा, तेरी फोटो का मीम बना देगा। मस्त है। अभी क्लियर आई क्या कुछ? ये तो फिर फोन चेंज करेंगे। सर वो ऊपर वाला सर एक बार वापस समझा दो सर, ये डी वाला 23 हाँ वो बता देंगे। अच्छा यहाँ ए क्या है? फर्स्ट टर्म कितनी है बताओ? सर फॉर्मूला फर्स्ट टर्म क्या है? सर फॉर्मूला के बाद से स्क्रीन एकदम ब्लर हो गई। ओके, फार्मूले के बाद से स्क्रीन ब्लर्ड हो गई ना, तो नाउ अब ये देखो कि अगर मान लीजिए कोई, अगर आपको एपी जनरेट करनी है कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए इज इक्वल टू 2 एंड डी की वैल्यू 3 है, तो जनरेट एपी कह रहा है, डी कह रहा है एपी बना के दिखाओ। तो कैसे बनाएंगे? तो एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि नाउ ये जनरेट एपी, तो पहली टर्म ए हो जाएगी और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी? क्या ए प्लस डी, एक डी जोड़ दें, हाँ सर। और तीसरी टर्म में क्या एक डी और जोड़ दें, यस सर। फिर एक डी और जोड़ दें, तो हमारी एपी बनती चली जाएगी। और क्या ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकेंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ये फोर्थ टर्म होगी? यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फिर nth टर्म क्या होगी, तो क्या होगी? चौथे में a प्लस 3d आया है, तो nth में क्या आएगा? सर ए एन माइनस 1 डी। n माइनस 1 एक कम करके आ जाएगा, तो nth टर्म का क्या फार्मूला हो गया? ए एन माइनस 1 डी। अगर ये तो फार्मूला हो गया, दैट इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म वेयर क्या है? nth टर्म है 17th टर्म, 18th टर्म, n एक टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वेयर ए क्या है? क्या फर्स्ट टर्म है? और डी क्या है? क्या कॉमन डिफरेंस है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 7 11 इज एन ए पी, फाइंड ए, पहली टर्म निकालो डी एंड A7, तीन चीज पूछ रहा है, कह रहा पहले ए निकालो। सर मैं आए, सर मैं आए, हाँ बताओ। सर कौन बताएगा?
ऑक्सीजन बताओ। सर ए हो जाएगा सर 3। अब डी के लिए क्या करोगे, क्या A2 माइनस A1 करोगे? 4 आ जाएगा सर 7 माइनस 3। 7 माइनस 3 दैट इज 4। और A7 का क्या फार्मूला लगाओगे? उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे सर an माइनस 1 डी होता है तो इसमें a प्लस 7 माइनस 1 डी। तो A कितना आया है? 3। और 7 माइनस 1 6 होता है, और डी कितना आया है? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 27 27 हो जाएगा। अब जरा देखो, सर समझ में नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। कह रहा है इफ मान लीजिए कि A इज इक्वल्स टू 3 और D इज इक्वल्स टू 5, जनरेट AP बनाओ। तो A अगर 3 है तो A1 कितना हो गया? क्या 3? A1 3 हो गया। A2 क्या हो जाएगा? क्या A प्लस डी? 3 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? 8। A3 कितना हो जाएगा? A प्लस 2 डी। सो दिस इज 3 प्लस 2 इंटू 5 यानी 5 प्लस 5, क्योंकि एक और 5 जोड़ दिया। हर बार 5 जोड़ते चले जाओ, हर अगली टर्म 5 बड़ी होगी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कितना हो गया? 13। तो क्या बन गई हमारी AP? 3, 8, 13 इज डिजायर्ड AP। ये चीज क्या हो गई? डिजायर्ड AP हो गई। अब जरा देखो कि हाँ सर एग्जाम में आपसे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख देंगे तो चलेगा? हाँ चलता है। अब देखो, इसमें ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इन्हें क्या कहा जाएगा? इसको कहते हैं टर्म। दीज आर कॉल्ड टर्म। तो 3 को क्या कहेंगे? क्या फर्स्ट टर्म? यस सर। और 8 को क्या कहेंगे? सेकंड टर्म। और इसी तरीके से 13 को क्या कहेंगे? थर्ड टर्म। तो ये इसकी टर्म्स हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी nth टर्म का फार्मूला निकाल सकते हैं। नाउ तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में आ जाइए, आप फर्स्ट में आओ, एग्जाम्पल 1 पे आओ। बोलिए। सर आप जो टेस्ट लेने वाले थे आपने जो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर डाला है उसकी जगह यही वाला डाल दीजिएगा। नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड ही डालेंगे, हमें एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर कराना है। ओके सर। तो आपकी क्वेश्चन चेंज कर दीजिएगा। वो हम देख लेंगे, वाइवा तो रहेगा ना। अब देखो कि एग्जाम्पल 1 देखो, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। सो ये AP है, इज इन AP। तो कह रहा है फर्स्ट टर्म बताओ। सो फाइंड A एंड D। ईशान बताओ A क्या है इसका? सर 3/2। अच्छा, D कैसे निकालोगे? सर 1/2 माइनस 3/2। हाँ, ऐसे लिखोगे A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो क्या लिखें? सर 1/2 माइनस 3/2। 3/2। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 1 माइनस 3 तो कितना आ गया? -2/2। तो कितना हो गया? -1। यानी जो D हो सकता है वो निगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर निगेटिव होगा तो क्या ये डिक्रीजिंग AP है, घटती हुई AP है? क्योंकि -1 जुड़ता चला जाएगा हर बार, तो क्या AP की वैल्यू घटती चली जाएगी? अब किसी में आगे -1 जोड़ो तो वो कैसी AP बनेगी? देखो आगे चल के निगेटिव हो गई कि नहीं? सो इट इज डिक्रीजिंग AP। और अगर किसी का कॉमन डिफरेंस 0 हो तो क्या वो कांस्टेंट AP होगी? 0 जोड़ते चले जाओ। A और D पता करना है बस। ठीक है, तो सारे सवाल इस चैप्टर के बस ऐसे ही हैं। बस A प्लस AN का फार्मूला बता दिया, अब सब ऐसे ही चलेंगे। अब देखो एग्जाम्पल 2 देखो,
4, 10, 16, 22 ये चीज़ है। तो प्रवीण इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? सर 4 A1 और डी क्या है? सर D तो फाइंड फाइंड करना है। तो आपको ये पता करना है, चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तब बोल लेना एपी है, और ना आए तो कह देना एपी नहीं है। तो वो चीज़ आपको चेक करनी है। तो check whether it is AP or not. If it is AP, then write next two terms. If it is AP, then write next two terms. प्रांजल कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो। सो वाइवा में अपने टाइमिंग लिखी है तो मेरी और प्रांजल की सिर्फ 10 मिनट की है। 10 मिनट की है, उसको हम ठीक कर देंगे। 10 मिनट के तो ठीक कर देंगे। ओके नाउ मैं अमेंडेड लिस्ट भेज दूंगा। अब नेक्स्ट देखो, तो इसमें मैं A2 माइनस A1 निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करो, 6 आ जाएगा। 16 माइनस 10 ये भी 6 आ जाएगा। और A4 माइनस A3 करो, ये 6 आ जाएगा। ये भी 6 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? क्या A2 माइनस A1 is A3 minus A2 is A4 minus A3, that is equals to 6, which is common difference. तो इससे पता चल रहा है कि 6 ऐड करते जाएं, अगली अगली टर्म आती जा। देखो 4 में 6 जोड़ो, 10 में 6 जोड़िए, 16 में 6 जोड़िए, बन गई ना AP। हाँ सर। So it is an AP. So it is an AP. लेकिन वो कह रहा है मैंने तो 4 टर्म बता दी। प्रवीण A5 का क्या फार्मूला लगाओगे? 5th कैसे बताओगे? बताओ। A प्लस 5 माइनस 1D। तो A कितना है? 4 प्लस 4 इंटू D। D तो 6 है, तो दैट इज 24, दिस इज 28। समझ में नहीं आया 5 माइनस 1। यानी मतलब अब जैसे हमारे पास एक AP है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ही तो AP बनती है। D जोड़ते चले जाओ। तो ये पहली टर्म A1 हुई, A2 हुई, A3 हुई, A4 हुई। तो अब इसी तरीके से और आगे जब बढ़ोगे तो 4 में क्या आया है? क्या A प्लस 3D आया है कि A प्लस 4 माइनस 1D आया है? ये दोनों सेम ही है। A4 की वैल्यू क्या आई है? क्या ये सेम है सब? तो ऐसे ही जो AN आएगा वो क्या आएगा? क्या A प्लस N माइनस 1D आ जाएगा? क्योंकि है तो वही चीज। 3D को क्या 4 माइनस 1D नहीं लिखोगे? तो इसी तरीके से A5 को क्या लिखा? 5 माइनस 1D नहीं लिखोगे? चेक कर लो, बताओ। A4 का क्या फार्मूला था? A प्लस 4 माइनस 1D। देख लो A प्लस 3D आया कि नहीं? तो A5 को क्या लिखोगे? क्या A प्लस 4D नहीं लिखोगे? मैं लिख के दिखा देता हूं अगर ऐसी दिक्कत है। लो A5 लिख दिया, क्या ये A प्लस 4D नहीं आया? 4D को ही तो मैंने A प्लस 5 माइनस 1D लिखा है। हाँ सर, यस सर। अच्छा, तो A6 को फिर क्या लिखोगे अगर समझ में आ गया तो बताओ। A प्लस 6 माइनस 6 माइनस 1D, तो A कितना है? 4। D कितना है? 6। तो बताओ 30 प्लस 4 कितना हो गया?
34 नाउ अनीशा सेकंड क्वेश्चन देखो 1 -1 -3 -5 तो इसमें a की वैल्यू क्या है अनीशा a क्या है चलिए आवाज नहीं आ रही आपकी कोई बात नहीं कुणाल बताओ a क्या है अच्छा a1 है ये मुझे बताओ a2 माइनस a1 क्या आएगा -1 दैट इज -2 आ गया और a3 माइनस a2 क्या आएगा तो क्या आ गया -3 + 1 तो -2 और a4 माइनस a3 क्या आ जाएगा सो दिस इज -2 क्या ये AP हो सकती है कि नहीं बोलो सर अगर एग्जाम में ऐसे बोलेंगे और उन्होंने मतलब आपको बोले सर -5 तक की तो 4 टर्म्स हो गई अगर उन्होंने 6 टर्म्स की तो 6 का 6 दिखाना पड़ेगा सर सिर्फ 2 को दिखाना होता है मैंने एक एक्स्ट्रा दिखा दिया पहली 3 टर्म को दिखा दो उतना ही है तो वही चीज़ है बुक भी दिखा रही तो मुझे भी दिखाना पड़ रहा है वो तीनों का लिख रही है नहीं तो मेरी मेहनत बच जाती बुक सबका लिख रही है मुझे बुक के हिसाब से चलना पड़ता है वैसे होता नहीं ये डुप्लीकेट ही है कि हर एक का दिखाओ तो लिख रही है तो हमें भी करना पड़ रहा है तो D आ गया और D कितना आ गया -2 अच्छा तो फिर मुझे अब यश A4 तक दिया है तो बताओ A5 कैसे निकालूं यश अच्छा ये करने से पहले इस फार्मूले का अधिकार आपको किसने दिया सो इट इज AP ये जब लिखोगे तभी ये अधिकार मिलेगा नहीं तो AP नहीं है तो क्या फार्मूला लगा पाओगे जब यहाँ लिखोगे इट इज AP तब आपको हक मिला है कि अब इस फार्मूले को अच्छा यूज कर लो तो कर लिया मैंने A कितना है 1 D कितना है तो -7 आ गया -5 के बाद अगली टर्म क्या आएगी अच्छा A6 के लिए क्या किया जाए चलो दैट इज 1 + 5D तो 1 - 10 दैट इज -9 तो अगली 2 टर्म हमने बता दी नाउ अब अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड अनीशा एम आई ऑडिबल हाँ अगला बताना फिर -2 और -2 ये आ गया तो इसकी A क्या है चलो A2 - A1 क्या है A2 - A1 श्रेयान बताओ अच्छा हिमांशु बताओ A2 - A1 क्या है एक मिनट हिमांशु 2 -2 तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 तो ये 4 हो जाएगा नेक्स्ट बताइए हिमांशु ठीक है तो कितना आ जाएगा क्या हमें आगे निकालने की ज़रूरत है कि यहीं कंक्लूड कर दें
A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not an AP. n लगाना, a न लगा, बोलो क्या? तो फिर इसका मतलब है ये AP नहीं है, नहीं तो 2 माइनस थर्ड, सेकंड माइनस थर्ड टर्म जो आनी चाहिए वही थर्ड माइनस सेकंड आनी चाहिए, लेकिन आई क्या? तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस। -2 में क्या जोड़ो कि 2 आ जाए? +4 जोड़ो, -2 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। 4 जोड़ो, 4 में क्या जोड़ो कि -2 आ जाए? अब नहीं, ये 2 आ गया, अब 2 में क्या जोड़ो कि -2 आ जाए? -4। तो पहले वाले में +4 जोड़ा, फिर -4 जोड़ रहे हो, फिर +4, तो ऐसे थोड़ी AP बनती है। अब देखो 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3 ऐसे चलते चले गए। इसको देखने से अस्मित, प्राइमा फेसी, प्रथम दृश्य, इसको देखने से क्या ये एक AP लगती है आपको? ये AP नहीं लगती, क्योंकि जो A2 माइनस A1 है वो क्या है? अच्छा, तो क्या A3 माइनस A2 भी 0 है? लेकिन A4 माइनस A3 क्या है? So as A3 minus A2 is not equal to A4 minus A3, so it is not an AP, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं हुई। अब देखो एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 and for first kilometer and 8 for each additional kilometer. For first kilometer fare क्या है? ₹15 for each subsequent kilometer, तो fare क्या है? इट इज इक्वल्स टू ₹8। तो बताओ चार्ज फॉर 1 किलोमीटर क्या पड़ेगा? 1 किलोमीटर जाओगे तो टैक्सी वाला कितना लेगा तुमसे? 15 रुपये ले लेगा। एंड चार्ज फॉर 2 किलोमीटर का वो क्या लेगा? 15 + 8 ले लेगा, वो 23 रुपये ले लेगा। और अगर मान लो 3 किलोमीटर चले तो पहले किलोमीटर का 15 और बाकी, हाँ, बाकी 2 किलोमीटर का क्या लेगा? 2D, यानी 2 × 8, तो 31 रुपये ले लेगा। अब इससे हमें पता करना है कि क्या ये AP है। सो चार्जेस फॉर, ठीक है, सब्सीक्वेंट किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आर ₹15, ₹23, ₹31 ऐसे चल रहा है। तो मैं इसमें A2 माइनस A1 निकाल कर देख लूँ और A3 माइनस A2, क्या AP बनेगी ये? हाई है, क्योंकि हम लोगों ने उसी का यूज़ ही किया है। फिर भी तरीका यही है निकालने का, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। A3 माइनस A2 इज़ 31 माइनस 15, ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस 8 है, जबकि अंडरस्टूड है। फिर भी A2 माइनस A1 क्या हुआ बताओ? क्या? तो इसको क्या लिख दें? 31 माइनस 23, 23 लो। अच्छा, ये क्या हो गया?
ये 8 हो गया, इस कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। सो दिस इज एन एपी। जब भी किसी एपी को बताओ तो दो चीज़ बतानी बिल्कुल ज़रूरी है, विद ए इज इक्वल्स टू 15 एंड डी इज इक्वल्स टू 8। ये बता दिया तो एपी बता दी। अगर आपको ये दोनों बताने पड़ेंगे कि एपी क्या है, कोई पूछे तो कह दो A15 D8। एपी का मतलब होता है कि 3 तरीके की प्रोग्रेशंस होती हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द प्रोग्रेशंस। इफ ए सीरीज मूव्स, सुनिए, हाँ बता रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो प्रोग्रेशन 3 तरीके की हैं, प्रोग्रेशंस। सो इफ a group of numbers moves in sequence, then it is called progression. One is arithmetic, second is geometric, and third is harmonic. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि 3,8, 3 5, 3 में 5 जोड़ोगे 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 13। इसमें क्या होता है कि जो 8 माइनस 3 है वही क्या 13 माइनस 8 है? क्या वही डी है? अच्छा, इसमें क्या है कि 2 और इसके बाद 6 और 18 ऐसे चलता है, और फिर 54। अच्छा, यहाँ क्या जो 6/2 है वो 18/6 है और वही 54/18 है। क्या इसमें कॉमन रेशो इक्वल है? जो A2/A1 है वही क्या A3/A2 है और वही क्या A4/A3 है, जो कि 3 है। चेक करो 3 आ रहा है क्या सभी में? और R को क्या कहते हैं? क्या कॉमन रेशो कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर कॉमन रेशो सेम हो तब उसे क्या कहेंगे? गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक सीरीज। समझ नहीं आया। यानी अगर मान लीजिए रेशो सेम हो, जैसे 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3⁴, क्या मैं 3² का जो रेशो होगा वही 3³ 3² का होगा क्या? बोलो। पर डिवाइड कर करके देखो, इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है? डिवाइड कर करके देखा जाता है। बताओ 3² 3 कितना होता है? कितना आएगा बताओ 3² 3? कोई आइडिया है? आवाज आ रही है? ओके। सर एक बार वापस बता दीजिएगा। फिर से समझ लो, ये देखो कि एपी के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं। जीपी देख लो, ये है जीपी। जीपी में क्या होता है कि A2/A1 देखो, क्या A2/A1 क्या 3 आया? A3/A2 करके देखो जरा, 18/6 वही चीज आएगी क्या? हाँ सर। और 54/18 में भी वही आएगी। यस सर। मेरा कहने का मतलब है अगर A2/A1 और A3/A2 और A4/A3 सेम आ जाए, जिसकी वैल्यू R हो, उसे क्या कहें? कॉमन रेशो। क्या नाम दिया जाए? कॉमन रेशो। तो अगर कॉमन रेशो कांस्टेंट है तो उसे ज्योमेट्रिक सीरीज कह दें। क्या कह दें? ज्योमेट्रिक सीरीज। वैसे इनका डिफरेंस सेम नहीं है, बोलो। फिर एक बार रिपीट कर। अच्छा, इनका डिफरेंस सेम है क्या? यस सर। नहीं सेम है। देखो इसमें 4 है और इसमें 12 है और इसमें न जाने कितना है। तो फिर आप ये, लेकिन ये भी तो ग्रो कर रही है सीरीज, तो आपको पहचानना है ये सीरीज कैसे ग्रो कर रही है।
ये सीरीज ग्रो कर रही है दूसरी टर्म पहले का 3 गुना, और तीसरी टर्म इसका 3 गुना, चौथी टर्म इसका 3 गुना। ये तो आप देखोगे ना, बैंक में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, वो एपी भी देगा जीपी भी देगा, तो आप पहचानोगे कि नहीं कि पूछने जाओगे किसी से? तो आपको देखना है कि हाँ ये तो 3 गुना चल रही है। तो अगर मान लीजिए कि रेशो के हिसाब से चल रही सीरीज की अगली टर्म पहले का उतना गुना है, a2/a1 3 है, a3/a2 3 है, तो अगर इस तरीके से चले, जब दूसरी टर्म पहले में मल्टीप्लाई करने से आए तो जान लेना ज्योमेट्रिक है। दूसरी टर्म पहले में कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा बताओ? और तीसरी टर्म किस में मल्टीप्लाई करने से आएगी? दूसरी में। तो अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते जाओ तो अगली टर्म पाते जाओ। यहाँ जोड़ने पे आती है, यहाँ 5 जोड़ते जाओ अगली टर्म आएगी, लेकिन यहाँ नहीं आएगी जोड़ने से, समझ लेना। यहाँ कैसे आएगी? मल्टीप्लाई करने से आएगी कि नहीं, देख लो। क्या यहाँ जो टर्म बन रही है, क्या अगली टर्म 3 के मल्टीप्लाई करने से नहीं बन रही है? तो ये कौन सी प्रोग्रेशन हुई? ज्योमेट्रिक हुई। अब जरा तीसरी प्रोग्रेशन का नाम देखिए कि 1/3, 1/8 और 1/11, जिसको पलटने से एपी बने वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। इफ आफ्टर इन्वर्टिंग series becomes AP, then it is harmonic progression। समझ में आ गई? जब साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तब इसका यूज है, साउंड में इसका यूज है, अभी नहीं है। साइंस में यूज होता है। तो आपको फिर भी उन्होंने पूछा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों होती है और इसका अरिथमेटिक नाम क्यों दिया है। तो हार्मोनिक में क्या होता है कि नीचे नीचे एपी चलती है, 1 के नीचे। समझ में आ गई बात? ये हमारे कोर्स में नहीं है क्या हार्मोनिक? है, हमारे कोर्स में नहीं है ये। हार्मोनिक बीएससी पार्ट 1 में है। जो 11th-12th में है उसमें जीपी है बस। सर अभी वाले कोर्स में जीपी भी नहीं है? नहीं, अभी जीपी नहीं है, अभी एपी है बस। छोटे क्लास में छोटी चीज, बड़ी क्लास में बड़ी चीज, इतनी बात है। लेकिन अभी भी ये जो प्रवीण का प्रश्न है वो हल नहीं हुआ। प्रवीण ने क्या बात कही बताओ? बोला इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहा, यही तो बोला ना प्रवीण ने। सो क्वेश्चन है उनका, व्हाई इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लो, ये मुझे बताओ कि क्या 3, 8 और 11, मतलब 3 में 5 जोड़ो और 8 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा? 13 आएगा। अच्छा 13 लिख दो। तो ये क्या है? क्या ये इन एपी है? अच्छा बोलो। 11 है तो उसे ठीक वो सही करो, जो गड़बड़ है तो सही करो। अब सही है? अच्छा, अब प्रवीण ये पूछ रहे हैं कि इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा गया। अब जरा देखो, क्या बीच वाला इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है? यानी 3 में मैं 13 जोड़ के बाई 2 कर दूं तो क्या बीच वाली चीज आ जाए? बोलो भाई। मैं ये कह रहा हूं कि 3, 8, 13 और अगली टर्म क्या आएगी ये बताओ? 18 आ जाएगी। और अगली क्या आएगी? 20। मतलब 5 जोड़ो। अब देख लो जितना है हमें बता दो। अच्छा 8 कैसे आया? क्या 3 + 13/2 से आया? बोलो। और 13 कैसे आया? क्या ये 8 + 18/2 से आया? चेक करो, 8 + 18 क्या होता है? 26। और उसका बाई 2 कर दो, क्या 13 आ जाएगा? फिर 18 कैसे आया? क्या? लेकिन वो कितना होता है? क्या 36/2 से 18 आ जाएगा?
तो आप देख रहे हैं क्या हर एक टर्म अपने अगल बगल वाले का अर्थमेटिक मीन है। तो क्या इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहना ठीक होगा? होगा, ठीक होगा कहना। अब देखो सो स्क्रीन क्लियर है कि दूसरा फोन लगाएं? चलो अब देखो पहला क्वेश्चन कर लिया। नाउ इसी का आगे का देखते हैं कि नाउ इसी का थर्ड पार्ट देखो, सेकंड एंड फोर्थ बाद में देखेंगे, फर्स्ट का सेकंड, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एवरी मीटर। जब पहला मीटर की खुदाई की जाती है तो कितना रुपया ले रहा है? 150 रुपी। लेकिन उसके बाद के 1 मीटर में नीचे की ज़मीन क्या सॉफ्ट होती चली जाएगी? फिर 50 रुपए ले रहा है। और ऊपर तो पत्थर होंगे, सड़क होगी, तो उसमें मेहनत लगेगी। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, जो 1 मीटर खुद अभी ऊपर समझाया सर, वो समझाया था, समझाने के लिए लेना। हाँ वो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही लिखा। आपने पूछा ना इसे एपी क्यों कहते हैं, फर्स्ट मीटर। अब बताओ कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 2 मीटर क्या होगा? सर 200 रुपीज। वो 150 और 50 रुपए और लग जाएगा। 3 मीटर सर 250 रुपीज। क्योंकि 250 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 250। अब इसी से पता करो कि 150, 200 और 250 इज ए प्रोग्रेशन। ये किसी नियम के अनुसार तो चल रही है, यानी ये कोई ना कोई प्रोग्रेशन है। देखो हमने आपको सिर्फ 3 प्रोग्रेशन बताई, होती तो 16 हैं, लेकिन हमें क्या लेना देना 16 से? हमें तो अपने एपी से मतलब है ना। तो इसका मतलब है जो चीज किसी नियम के अनुसार चले क्या वो प्रोग्रेशन होगी? लेकिन हमें तो ये मतलब करना है कि हमारी एपी है या नहीं। बोलो है बात सही कि नहीं? सो इज ए प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तो इसे लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि किसी नियम के अनुसार ये प्रोग्रेस करे। जो चीज प्रोग्रेस करे, जो सीक्वेंस बढ़े, उसे क्या कहते हो? प्रोग्रेशन। अब जरा चेक करो कि क्या ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके चेकिंग का क्या मेथड है बताओ? क्या A2 माइनस A1? बोलो 50 आया? ये बताओ A3 माइनस A2 क्या आएगा? सर वो भी 50 है। तो इससे क्या साबित होता है? एज A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू, मतलब ये देखो A3 माइनस A2 किसके इक्वल आ गया? A2 माइनस A1, जो कि 50 है, जो कि कॉमन डिफरेंस है। सो above progression is arithmetic। ये कैसी हो गई? arithmetic। एंड विद 2 चीज लिखनी पड़ती है जब एक एपी लिखोगे। क्या लिखोगे? ए कितना है और डी कितना है। समझ में आ गई बात? बताइए। अगर आ गई है तो सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में ए दिया है, कह रहा है ए दिया है और डी भी दे रहा हूं, और पहले ही 4 टर्म बताओ। तो अमित इसकी मुझे 4 टर्म बता दीजिए, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4। मुझे 4 टर्म बता दो आप। A1 कितनी होगी बताओ? सर में आए आप लोगों के प्रांजल बताओ। अच्छा सर 10 है। अच्छा A2 के लिए क्या करूं? A प्लस डी लिख दूं? A प्लस डी लिखा करो। A1 को A लिखा जाएगा, ठीक? तो क्या लिखें? A प्लस D। दैट इज 20। फिर A3 क्या होगा? क्या सर? A3 सर A3 हो जाएगा A2 प्लस D। क्यों? A2 प्लस डी क्या होता है? सर A2 होगा ना। A प्लस 2D बोलो, A2 प्लस डी बोल रहे हो।
हाँ बोलो क्या लिखें? सर 10 प्लस 20। 20 क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, पूरा एक साथ बोल रहे हो, 30 हो गया। A4 क्या होगा? A3 प्लस फिर A A3, प्लस 3D A प्लस 10 प्लस 3 इंटू 10, सो 40 हो गया। तो इसकी 4 टर्म हो गई, A1 A2 A3 A4 पूछा गया। अच्छा सेकंड पार्ट, A की वैल्यू -2 है, D की वैल्यू 0। यश बताइए A1 क्या है, -2 A2 क्या है? -2 दैट इज A प्लस D, -2 प्लस 0 दैट इज -2। और A3 क्या हो जाएगा? 2D इक्वल्स -2 और A4 क्या हो जाएगा? -2 तो ये कैसी AP है? हाँ, सो इट इज कांस्टेंट AP। क्या ये बढ़ रही है कि घट रही है? ये डिक्रीजिंग AP है कि इंक्रीजिंग AP? दोनों ही नहीं कांस्टेंट है। अच्छा अगर A4 हो और D की वैल्यू, पूछा तो नहीं कि कौन सी AP नहीं पूछा नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए पूछा तो नहीं है। टीचर लोग बात करते हैं आपस में इस तरीके से, तो फिर बच्चे लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा वो कह रहे हैं तो क्या है। ये एक तरीके की भाषा है, किसी भी गणित की भाषा होती है। तो A4 है और D-3। अस्मित बताओ A1 A2 A3 A4 की वैल्यू सर A4 हो जाएगा। बोलो। सर A माइनस D तो 1। अच्छा दैट इज 4 प्लस -3 ना, और सर फिर 4 माइनस 6। क्या लिखें बताओ? 4 माइनस, हाँ सर A प्लस 2D। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 इंटू 6 माइनस, तो कितना आया? 4 माइनस 6 तो -2। अब कितना आएगा? -5। ठीक है, नाउ एक और दी है, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू हाफ। अनीशा आवाज आ रही है? चलो सीजन बताओ। सर A1 हो जाएगा -2 A2 A2 सर हो जाएगा A प्लस 2 तो -1 प्लस 1/2 तो कितना हो गया? -1/2 कितना? -1/2 हाँ, A प्लस 2D तो -2 प्लस हाँ सर 1 -1 तो कितना आया? सर 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट इज तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस 3/2 कितना होता है? 1/2 हाफ हो गया। सो ये फोर्थ का हो गया। एंड फिफ्थ, A की वैल्यू है -1.25 और D की वैल्यू है -0.25। ईशान बताओ। यस सर। सर A1 इज इक्वल्स टू -1 -1.25। सर A2 इज इक्वल्स टू हाँ A प्लस D। सर -1.25 प्लस -0.25 कितना आएगा? -0.25 हो जाएगा। तो कितना और आएगा? माइनस माइनस सर 1.5 -1.5। ओके A3 सर A प्लस 2D। अब कितना आएगा? -5 सर -175 A4 हाँ 3D। सर आपकी स्क्रीन को हाँ अभी सही है। सर -1.25 प्लस 8 पॉइंट -0.25। हाँ
-3 हो जाएंगे। -2 हो गया ना, ठीक, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज, आपसे ये कह रहा है कि 3 1 -1 और -3, तो इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। ये कह रहा है ये एपी है, इज एपी, फाइंड ए एंड डी। आयुष, ए क्या है इसमें? बताओ आयुष। सर 3 ए 3 है और ए तो 3 है और डी कैसे निकालोगे? क्योंकि ए पी है, हमें चेक नहीं करना है, बस सब्ट्रैक्ट करो पाओ, तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ये -2 आएगा, 1 माइनस। हाँ, देख के बताया करो। एक और बताओ फिर। नाउ इस बार बताना ठीक। -5 -1 3 और 7, बताओ ए क्या है आयुष? -5 अच्छा, डी क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा -4। -1 प्लस -5, तो क्या लिख दें बताओ? -4 आ जाएगा, ये- -6। तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा ना, 4 होगा। बताओ। देखना पड़ेगा कि कौन सही बोल रहा है, क्योंकि A2 माइनस A1, ठीक है। तो अब एक सवाल और आयु से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनके बताने के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। तो 9/3, तो ए क्या है आयुष? 1/3 ए 1/3 है, तो डी बताओ। बोलो क्या लिखें? 4/3। हाँ, अब ठीक है। दिस इज इक्वल टू डी। प्रवीण, 0.6 1.7 2.8 और 3.9, ए बताइए। 0.6 अच्छा, डी बताइए। A2 minus A1 सर बोलो, मन मन में नहीं। 1.1 होगा। हाँ, तो इतनी देर क्यों लगती है? नाउ फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? 2 4 8 16। हिमांशु, क्या ये एक एपी है कि नहीं है? नहीं है। क्योंकि ये जीपी है, इसमें मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म आ रही है। सो A2 माइनस A1 इस 4 माइनस 2 जो कि 2 है, जबकि A3 माइनस A2 8 माइनस 4 है जो कि 4 है। तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू, सो इट इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं हुई। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, 2 5/2 3 और 7/2, तो अब इसमें A2 माइनस A1, कुणाल क्या आ जाएगा? 5/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 1/2 ठीक कह रहे हो। और अब मैं A3 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर रहा, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करो जरा, 3 में से 5/2, तब क्या आएगा? 1/2, और आगे भी 1/2 ही आता रहेगा। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू
जो कि 1/2 है, जो कि डी है। सो इट इज एन ए पी विद ए इज इक्वल टू 2 और डी इज इक्वल टू हाफ। दोनों चीजें बतानी चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड वाला समझ नहीं आया। सेकंड में ये चेक कर लेते हैं। 2.5 में से 2 गया तो कितना आया बताओ? 2.5 में से 2 गया और 3 में से 2.5 हटाओ, 3 में से 2.5 बताओ। 3 रुपए में से 2.5 माइनस करो, 0.5। 3 रुपए में से 2.5 रुपए हटा दो ना, और 2.5 रुपए में से 2 रुपए हटा दो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, -1.2। हाँ, सर वो भी बोला है राइट 3 मोर टर्म्स। ऐसा भी बोला है, फाइंड 3 मोर टर्म्स। तो इसका मतलब है इसी में 3 टर्म्स और पता करो। नेक्स्ट 3 टर्म्स तो हमें 4 दिए हैं, देख लो 4 हैं, तो मुझे कौन सी पता कर लेनी चाहिए? A5 को अब सीधा A+4D लिखो, अब 5 - 1 नहीं लिखना है। तो 2 + 4 × हाफ क्या आ जाएगा? तो फिर A6 क्या आ जाएगा? क्या A+5D? तो बताओ 2, 9/2 ठीक है, दैट इज 9/2 यानी 4.5। 2 + 5/2, हाफ आप जोड़ते चले जाओ, बस हाफ ही तो जोड़ना है ना। अच्छा, A7 में क्या आ जाएगा? A+, सो 2 + 6 × हाफ, तो 2 में 3 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? क्या 5? अच्छा, ये दिया गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड हो गया, अब थर्ड देखो। ये चीज़ दी गई है, तो A2 - A1, A2 - A1 की वैल्यू प्रांजल बताई। यस सर। कितना आएगा? सर ये हो जाएगा -2 सही बताया, जल्दी बता दिया आपने। A3 - A2 -5.2 और -3.5, 3.2, तो क्या होगा? तो इससे क्या पता चलता है कि A2 -2 इसका कॉमन डिफरेंस। हाँ, दैट इज -2। सो इसका मतलब है इट इज एन AP with A is equals to -1.2 and D is equals to -2। अच्छा, फिर इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी पूछ रहा है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए। 4 टर्म तो दिए हैं, A5, A6, A7। A5 क्या होता है? क्या A+4D? और A+4D रखो, अब सब चीज़ें रखी यहाँ पे, इसी से उठा उठा के रखो, तो क्या रख दें? -1.2 और 4 टाइम्स ऑफ -2, बताओ प्रांजल। सर -9.2 अच्छा बता रहे हो। -1.2 + 5 × -2 कितना हो जाएगा? सर -11.2 और 6 × -2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन। अच्छा, वैसे देखने से अस्मित इस सीरीज, ये क्या AP लगती है आपको? बोलो, मतलब
क्या जोड़ने से अगली टर्म आ रही है? +4 जोड़ने से नेक्स्ट टर्म आ जा रही है। ठीक है, तो हम इसे निकाल दे रहे हैं, ये सही बात है। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -6 माइनस -10, तो इट इज इक्वल्स टू +4, और A3 माइनस A2 दो ही निकाल लो, काफ़ी है। -2 माइनस -6, तो +4। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू D, यही चीज़ है। सो इट इज AP with A is equals to -10 and D is equals to 4, जिसका कॉमन डिफरेंस इतना है। अब जब ये हमें पता चल गया है, तो अब हमें A5, A6 और A7 निकालने में देर नहीं करनी चाहिए। सो A + 4D, A + 5D और A + 6D, तो ये है -10 और +4 × 4 और 5 × 4 और 6 × 4, तो स्टीजन क्या क्या आ जाएगा बताइए? पहला सर 6 आ जाएगा, सर पहला से सर सेकंड आ जाएगा 10 और फिर 40। सही है। अच्छा, नाउ 3 + √2 और 3 + 2√2 और 3 + 3√2। ईशान, क्या आपको ये देखने में AP लगती है? नहीं सर। अच्छा, अगर मान लीजिए ये लगती है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? चलो हमने मान लिया आपको लगती है। -3। ओके, अनीशा आप हैं? सर मैं बताऊं सृजन? हाँ सृजन, क्या ये आपको AP लगती है? सर AP तो सर लगती है। लगती है तो मुझे पता करना पड़ेगा। अब आपको लग रही है, कॉमन डिफरेंस है √2 हो जाएगा सर। अच्छा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो √2 ठीक है, 3 से 3 कट गया, और A3 माइनस A2, सो 3 + 2√2, इसमें भी सेम हो जाएगा सर, √2 आ 3 जाएगा। + √2, क्या 3 से 3 कटा? यस सर, और √2 और 2√2 माइनस √2, √2 कॉमन आ गया क्या? यस सर। तो क्या ये √2 बच गया? तो आप देख रहे हैं √2 आ ही रहा है। सो A2 माइनस A1 किसके इक्वल हो गया? A2, तो और ये √2 आ गया। सो इट इज एन AP with A is equals to 3 and D is equals to √2। तो A5 क्या होगा, A6 क्या होगा और A7 क्या होगा? दैट इज A + 4D +5 √2 और 3 + 6 √2। सो A है 3 + 4√2, 3 + 6√2। Now next is sixth question, 0.2, 0.22 और 0.222 और 0.2222। यश, क्या आपको ये AP लग रही है? सर नहीं। नहीं लग रही है? नहीं लग रही तो मुझे भी चेक कर लेना चाहिए। A2 माइनस A1 इज 0.22 माइनस 0.2, तो कितना आंसर आएगा इसमें? सर 0.2। वाह, बताइए, हम क्या बताएं? बता तो आप रहे हैं ना, तभी बोलो क्या लिखें। यस सर, 0.2 ही आएगा। आप देखें, हम क्या बताएं आपको। अच्छा, A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा? बोलो। सर 0.2। चेक कर लेते हैं, ऐसे लिखने से ठीक नहीं है, कुछ कर लेना ज़्यादा ठीक रहता है।
और A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा? सर 0.00002। सो 0.2222 और माइनस 0.222, तो 0.0002। क्या ये सेम है सब? सो A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2 is not equals to A4 minus A3. So हाँ, सर हमें इतना करके दिखाना होगा, अगर नहीं है तो? नहीं करना होगा, लेकिन हमने सिखाने के लिए एक और स्टेप लिया है, बाकी तो दो से ही हो सर जाए। मतलब डायरेक्ट नो लिख देंगे या? नहीं ऐसा नहीं, दो ये दोनों तो करना ही पड़ेगा, दो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद तीसरे की छूट है, तीसरा ना करें तो चल जाएगा। 1 मिनट। अब देखिए, नाउ इतनी बात हो गई। अब देखो, अगला सवाल देखो। और कोई रह गया जिससे नहीं पूछा है? सर अमित रह गया और अनिशा। अनीशा की तो आवाज़ नहीं आती, तो फिर अनीशा तो रह जाएगी ना। श्रेयान से पूछ लेते हैं। सर प्रवीण भी रह गया। अब देखो कि श्रेयान ये क्या लगती है आपको, एपी लगती है? यस सर। अगर एपी लगती है तो इसकी डी क्या है? सर डी ए होगा सर A1, सर A2 माइनस A1। वो सब छोड़ दीजिए, डी बताइए आप, डी क्या है, क्या जोड़ने से अगली टर्म आ रही है? -4। हाँ, सो A3 minus A2 -8 -4, that is -8 plus 4, that is -4। तो इससे पता चल गया कि A2 minus A1 is A3 minus A2, it is equals to D, so it is an AP, ये AP हो गई, with A is equals to 0 and D is equals to -4. Now Amit, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, क्या ये एक AP है कि AP नहीं हो सकती? है, तो फिर इसका D क्या है? सर कांस्टेंट है, आपने उसको फिगर नहीं निकाला। क्या? अच्छा, तो इस क्वेश्चन में अब A5 क्या हो गया, A6 क्या हो गया, A7 क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 0 + 4D 5D, -20 और -24 होते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू 4 × -4, 4 × -5 और 4 × -6। सो दिस इज इक्वल्स टू, इससे आप निकाल लोगे। यस सर, -16 -20 -24। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देखें कि A2 minus A1 क्या है?
दैट इज माइनस हाफ प्लस हाफ, तो ये 0 हो गया। A3 माइनस A2 क्या है? माइनस हाफ, सब में तो वही आएगा। इट इज 0। सो A2 माइनस A1 इज A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। ये है। सो इट इज एन AP with A इज इक्वल्स टू माइनस हाफ और D इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक AP हो गई जिसमें कांस्टेंट टर्म भी हो गई। अब देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13927, ये कैसा है? तो A2 माइनस A1 क्या है? 3 माइनस 1 2, और A3 माइनस A2 क्या है? 6। तो क्या ये सेम आ रहा है? इट इज नॉट एन AP। 10th देखो A2A 3A 4A, क्या ये AP होगी? यस सर। और A3 माइनस A2 ये A हो गई। सो इट इज एन AP विद, बोलिए, D की वैल्यू भी हो गई। तो इसकी A4 क्या हुई? A5, A4 तक तो दी थी, तो A5 क्या हुई? 5 है, 6 है, 7। हाँ, जस्ट एक मिनट। Now it is A5. A5 is equals to A plus 4D, that is A plus 4A। A6 क्या हो जाएगा? 6A, और A7 क्या हो जाएगा? समझ में आई बात कि नहीं? A2 A3 A4 तो अगला क्या होगा? 5 A6 A7 है, 5 A6 A7। बोलो, है बात? अगला देखें कि अब हमारे पास A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर, बोलो बताइए। तो ये किसका कहना है? अच्छा, चेक कर लें। A2 माइनस A1 क्या है? A स्क्वायर माइनस GP होगी, तो A कॉमन ले लो और A माइनस 1। A3 माइनस A2 क्या है? अगर A स्क्वायर कॉमन ले लिया तो A माइनस 1 हुआ। क्या ये सेम है? नो सर। As A2 minus A1 is not equal to, so it is not an AP। तो ये एक AP नहीं हुई। Now 11th देखिए। सर अब कर लेंगे सर, आगे का आपको बहुत करा। नहीं, कुछ इसमें और हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं। √2 √8 √18 √32, ये चीज़ आ गई। ये है क्वेश्चन। तो इसमें A2 माइनस A1 क्या ये √8 माइनस √2 है क्या? यस सर। √8 को क्या √2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और जो चीज़ जोड़े में होगी वो बाहर निकल आएगी। रूट में से जो चीज़ जोड़ा होता है बाहर निकल आता है ना। और अब अगर √2 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर 2 माइनस 1 बचेगा क्या? A3 माइनस A2 करो, क्या ये √18 माइनस √8 है?
जो कि 3 × 2 आया, तो 3 कॉमन आ गया ना जोड़े में, और ये 2√2 आया। अच्छा 3x - 2x क्या होता है? सर एक्स हो जाएगा। सो 3 - 2 इट इज √2। दिखने में नहीं लग रहा था AP है, लेकिन पाई गई। A4 - A3 क्या हुआ? क्या √32 - √18 हुआ? यस सर। इज इट √4 × 4 × 2? यस सर। तो क्या 4 कॉमन आ जाएगा? और 4x - 3x क्या आएगा? x। तो इस तरीके से A2 - A1, A3 - A2, और यही पाया गया A4 - A3। सो इट इज द गिवन प्रोग्रेशन इज AP विद A √2 है और D क्या है? √2। नाउ सर हाँ बोलिए। सर आपने ऊपर 11 लिख रखा है क्वेश्चन। उसको 11th है तो 12th करना आपने 12th कर लेते हैं। नाउ 13th क्वेश्चन। √3, √6 और √9 और √12। सीजन ये देखने में कैसा लग रहा है आपको? AP लग रही कि नहीं? सर ये सर 2 सेकंड सर बता रहा हूँ सर। सर ये भी लग रही है। चेक करते हैं। A2 - A1 ये क्या है? रूट्स, ये चीज है। देखने से कोई नहीं बता सकता है। 3 × 2, इसे क्या लिख सकते हो? √3 × √2 लिख सकते हो। अगर √3 कॉमन ले लिया जाए तो क्या √2 - 1 होगा? और ये बताओ A3 - A2 क्या हुआ? क्या √9 - √6? √9 को क्या लिख सकते हो? √3 × 3। और इसे क्या लिख सकते हो? √3 × 2। क्या इसे √3 × √3 लिख सकते हो? और √3 कॉमन ले लो तो अंदर √3 - √2 बचा। क्या ये दोनों सेम है? नो सर। नो सर। So- तो फिर सही जीपी होगी शायद। जरूरी नहीं है GPU, और भी चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये GP होगी। GP भी नहीं है, क्योंकि अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, लेकिन इसमें √2 से करोगे ये आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा ना। तो ये कोई और चीज़ है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। सो A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू दिस, सो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, किसी का माइक देखो खुला है। अब जरा देखें कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। प्रवीण ये क्या लगता है आपको? AP हो सकती है? बताइए। नहीं हो सकती? चेक कर लेते हैं। A2 - A1 क्या है? 9 - 1 जो कि 8 है। और A3 - A2 क्या है? 25 - 9, वो कितना हो जाएगा? सो A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू, सो इट इज नॉट एन AP। फिर ये AP नहीं हुई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चेक करें तो 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 चेक कर लेते हैं। A2 - A1 क्या है? बोलिए। तो देखते ही लग रहा है नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, क्या पता हो ही जाए। सर ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, चेक कर। चेक करके ही पता चलेगा। तो ये 24 आ गया। सर है उसमें तो 73 लिखा है, 73 लिखा है, 7
हाँ 73 तो लिखा है, 73 कैसे है? चेक कर लेते हैं, हो भी सकती है। तो इस चीज़ को 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 24 आ जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा डी। और देखो दैट इज A4 माइनस A3, इट इज 73 माइनस 73 माइनस 7 स्क्वायर माइनस 49, तो 73 माइनस 49 22। 73 माइनस 49 दैट इज 24। तो इससे क्या पता चला कि कॉमन डिफरेंस 24 है। so it is AP, so A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3, hence it is an AP। ये एक AP हो गया। अब क्या इसमें 3 टर्म भी पूछ रहा है, 3 more terms with A क्या है 1 एंड D क्या है 24। तो A5 क्या है, A6 क्या है, A7 क्या है, इट इज A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। सो दिस इज 1 प्लस 4 इंटू 24। क्या चीज हो जाएगा 4 into 24 से 96 होता है, सर 96 तो 1 प्लस 120 हो जाएगा, 5 इंटू 24 तो क्या हो जाएगा, 101 और 1 प्लस 6 इंटू 24 144 प्लस 1। 145। अब फर्स्ट क्वेश्चन में वापस आइए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा कौन सा पार्ट बचा हुआ है, सर सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट का सेकंड देखो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, मान लीजिए एक सिलेंडर है और सिलेंडर में से अगर हमने एयर निकाल दी, एक सक्शन पंप लगा दिया और सक्शन पंप इसकी हवा निकाल लेता है, तो जितनी बार भी वो निकालता है 1/4 एयर निकाल लेता है। सो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। तो अगर मैंने एक बार इसे ऑन किया तो मान लो इसमें 10 लीटर है तो 2.5 लीटर निकाल लेगा। वो सिर्फ कितनी हवा निकालता है बताओ, 25%। तो अमाउंट लेट इनिशियल एयर कितनी है, इनिशियल एयर इज इक्वल्स टू x लीटर। सो अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एयर आफ्टर फर्स्ट सक्शन, कौन सा क्वेश्चन है? पहले का दूसरा, रिमेनिंग एयर आफ्टर, जब पहली बार मैंने वैक्यूम पंप लगाया तो उसने क्या 25% निकाल ली, तो x लीटर हवा में से उसने कितनी हवा निकाल ली, क्या 25%, 25x इतनी निकाल ली ना। तो बची हुई हवा कितनी बताओ, x लीटर थी 25% निकाल ली, देखो 25% निकाला कि नहीं, उतनी हट गई, बची कितनी, x लीटर हवा थी। हमने मान लिया शुरू में कि इसमें कितनी हवा थी, नहीं 25 100 के बाद है। तो किसी भी चीज़ का 25% निकालना हो, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये का 25% कोई कहे मुझे दे दे तो कितने दोगे उसको, क्या 25 रुपये। अगर 200 रुपये हैं कहेगा 25% प्रति 100 रुपये में 25 रुपये दो, तो 200 में कितने बन पाए, क्या 50 हो गए। समझ में आए ना 25% का क्या मतलब, हर 100 रुपये में 25 रुपये दो। तो x में कितना हुआ, हर 100 में 25, तो x में 25/100 इंटू एक्स, किसी का भी परसेंटेज निकालना है। मान लो 500 रुपये हैं तो 500 का 25% कितना हुआ, हर 100 रुपये में 25 उसे दोगे तो कितना ले जाएगा वो आपके से, बताओ। कहेगा 500 नोट हैं
500 के नोट है, 25-25 रुपए दो हर 100 में, तो क्या 125 ले जाएगा? तो अगर x है तो कैसे ले जाएगा? 25/100 इंटू एक्स ले जाएगा। बोलो। अच्छा, अब इसका एलसीएम लो, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ कितना बचा? तो x/4 है, तो हाँ पूरा बताएंगे। x/1 और ये x/4 है, तो कितना बच जाएगा? अब इसको हम फिर से समझाते हैं आपको। तो इट इज x/4, तो 1 से किया तो कितना आएगा बताओ? 1 से किया तो क्या 4x आ जाएगा? एलसीएम 4 लिखो, तो फिर 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4x, और यहाँ कितना बचेगा? सर x ही बचेगा। x बचेगा, तो क्या ये 3x/4 है? इतनी हवा बची। यस सर। देखो हमारे पास एक सिलेंडर है प्रवीण, उसमें x लीटर हवा है, तो पहली बार हवा जो निकाली तो क्या 25% निकाल ली, रिमूव्ड एयर। तो रिमेनिंग एयर कितनी बची? कितनी हवा थी इनिशियली? x, और x में से 25% हटा दो, तो क्या x माइनस, अब 25 और 100 कट गए तो कितना हुआ? x/4। तो x में से x/4। अब अगर मान लीजिए आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, कहें कि हम ये कहाँ से एलसीएम के चक्कर में पड़ गए, तो हटा ही दो, इनकी क्या ज़रूरत है? नहीं कोई बात नहीं, x कॉमन ले सकते हो क्या? तो बताओ क्या ये 3/4 हुआ? बोलो। अच्छा, अब अगली बार जब सक्शन करोगे तो क्या हुआ? अब इसका 25% निकालेगा, जितनी भी हवा होगी उसी का 25% निकालेगा। हाँ सर ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। किसी को समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है। हम इस मेथड से समझो, फिर हम आपको दूसरी तरीके से समझाएंगे, तो फिर एक बार और समझ में आएगा। जितना समझो तो पहले इस बार समझिए। अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकेंड सक्शन। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए इसमें कितनी हवा है? 100 लीटर हवा है, तो अगर मैं कहूं कि फर्स्ट सेक्शन के बाद जो रिमेनिंग एयर है वो कितनी होगी, कोई बताए? सर 75 लीटर। आफ्टर फर्स्ट सक्शन, ऐसे नहीं लिखना, 100 माइनस 25% ऑफ 100, तो कितनी बची? 75। अच्छा, आफ्टर सेकेंड सेक्शन कितनी हुई? तो अब 75 में से कितना निकालेगा? क्या फिर 25% और निकाल देगा? बोलो, इतनी बात समझ में आई? जितनी हवा है उसका कितना निकाला? 25% माइनस कर दो। इतना रुपया था, 25% और खर्च हो गया। ओके, तो फिर कितना हो गया? तो इट इज 75 माइनस 75/4। 75 कॉमन लिया तो क्या 1 माइनस 1/4, तो क्या 75 इंटू 3/4। बोलो, समझ में आई? यस सर। अब जरा फिर से देखो कि लेट एयर इन सिलेंडर। सिलेंडर में कितनी हवा है? क्या x लीटर है? अच्छा, एयर रिमूव्ड आफ्टर फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन क्या x/4 या 1/4x? 25% तो 1/4 होता है। अच्छा, एयर रिमेनिंग कितनी हवा बची? सर x माइनस 1/4 इंटू x। है ना, x थी और 25% हटा दी x/4, तो बची कितनी? 25% पिज्जा खा लिया तो 3/4 बचा कि नहीं?
तो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। तो क्या ये 3/4 हुआ? यस सर। अच्छा ये बताओ कि एयर रिमूव्ड ड्यूरिंग सेकंड सेक्शन कितना होगा? दूसरी बार पंप लगाए तो कितनी हवा निकालेगा? 3x/4 -1/4 रिमूव्ड ड्यूरिंग सेकंड सेक्शन। अब ये जितनी हवा है ना उसमें से वो 25% यानी 1/4 निकाल लेगा। ये तो निकाली हुई हवा है। कितनी निकाल ली? इतनी थी पहले बार जब आपने वैक्यूम लगाया पंप, तो इतनी हवा निकाल ली। फिर दूसरी बार लगाया तो इसकी 1/4 और निकाल ली। तो अब बची कितनी? इतने क्यों होगा फिर माइनस होना चाहिए ना? क्या? नहीं, ये तो इतनी हवा निकली है ना, ये निकली हुई हवा है। अब इसमें से इसको माइनस करो तो रिमेनिंग एयर आएगी। समझ में आई बात? सो प्रवीण, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अरे लो, पूरा आ गया तो फिर क्या? 3x/4 -1/4 इंटू 3x/4। अब मैं अगर 3x/4 कॉमन ले लूं तो क्या 1 - 1/4 और इंटू 3/4। ये सेकंड सेक्शन की एक बार और निकालना पड़ेगा। 2 बार की हमने निकाल ली है। सो अब बताइए एयर रिमूव्ड इन थर्ड सेक्शन कितना होगा? 9x/16 सक्शन। ये तो इतनी हवा बची थी, अब एक बार और लगाओगे तो 1/4 और निकाल लेगा। इसी का 1/4 निकालेगा। जो जो हवा रहती है उसी का 1/4 निकालता है। इतनी हवा है ना सेकंड सेक्शन के बाद, इतने ही लीटर तो है, तो इसका 1/4 निकाल लिया। अब इतनी निकाल ले गया। वो जो फॉर्मूला बताया था वो अप्लाई नहीं कर रहे क्या? देखो फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट वी विल अप्लाई। पहले एक इस तरीके से समझ लो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हवा बची उसका 1/4 निकाला, तो 1/4 का भी लगा रहे हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो हाँ, अब ये देखो तो एयर रिमेनिंग आफ्टर थर्ड सेक्शन वो कितनी हो जाएगी? दैट इज 3x/4 इंटू 3/4 और माइनस 3x/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4। ये पूरा माइनस कर दिया तो कितना आया? अगर मैं 3x/4 इंटू 3/4 कॉमन लूँ तो अंदर क्या 1 - 1/4 बचेगा? बताइए। तो क्या ये 3x/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 बचेगा? तो ये क्या x इंटू 3/4 का क्यूब बचेगा? यस सर। भाई अब देखो प्रवीण कह रहे हैं कि थर्ड सेक्शन में इतनी हवा बची, तो एयर रिमेन्ड इन nth सेक्शन कितना हुआ? कह रहे हैं सर आप फार्मूला लगाओ, रिमेन्ड आफ्टर nth सेक्शन। वो कह रहे हैं x इंटू 3/4 की पावर n। सीधी बात कह रहे हैं, ये फार्मूला आप क्यों नहीं लगा रहे हो? इसको लगाओ, सीधा करेंगे। हमें कोई टीचर को समझाना थोड़ी ना, हमें वहाँ सवाल करना है। और इनकी बात सही भी है। बताओ फर्स्ट सेक्शन में कितनी बची? क्या x इंटू 3/4? चेक कर लो, x इंटू 3/4 है। बताओ सेकंड सेक्शन के बाद कितनी बची? क्या x इंटू 3/4 का स्क्वायर? और तीसरे सेक्शन के बाद कितनी बची का क्यूब? तो प्रवीण कह रहे हैं कि सर आप सीधा फार्मूला लगाओ, वहाँ सवाल हमारा सही हो जाएगा। हमको क्या समझाना टीचर को, हम समझ गए बस, अब हमें किसी को समझाना नहीं है। तो प्रवीण की बात सही है कि नहीं? तो इस तरीके से एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर आफ्टर सक्सेसिव सक्शन starting from first section
पहली बार अगर 1 की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, इसी में 1 रखो तो क्या आ जाएगा, क्या 3/4x आएगा, फिर 3/4 का स्क्वायर x आएगा और 3/4 का क्यूब x आएगा। बोलो बताइए। अच्छा तो फिर a2 माइनस a1 क्या हुआ, तो मैं 3/4 और x कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, क्या -1/4 बचेगा अंदर। हमको इधर से करना है। बोलो अब ये पता करना है कि ना ये एपी है या नहीं। पूछो क्या पूछते हो। सर हम कैसे करेंगे जाऊंगा ऐसे ही करना, यही मेथड लगा देना दूसरा वाला, देख यहीं से लगा देना। अब हमने आपको समझा दिया ना, कोई भी चीज़ करने में समझना तो जरूरी है कि नहीं, हमें रटाना तो है नहीं आपको, तो आप ये कर दोगे ये काम सही हो जाएगा, लेकिन समझना तो चाहिए ना। मैथ्स किसके लिए है, आपके लॉजिकल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ना, तभी तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो हम करो सिंपल लेकिन समझो हर चीज़। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पता तो होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, रटना नहीं है। सो a3 माइनस a2 क्या है, तो अब इसको कॉमन लो तो ये 3/4 बचा और -1 तो क्या आ जाएगा, और -1/4। क्या ये वही आया जो ऊपर था कि नहीं, वो नहीं आया, दूसरा आया है कि वही आ रहा है। इसमें -3x/16 था और ये 64 है, 16 भी नहीं आया। नीचे कितना आया, as a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2, so it is not an AP, इसलिए एक AP नहीं हुई। अब फोर्थ क्वेश्चन कर लो, इसका फोर्थ पार्ट बचा है। अच्छा कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कि अगर मान लो आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए, इफ यू डिपॉजिट वो पूरे साल हर साल बढ़ते जाते हैं। क्या, वो हर साल ऐसे धीमे आवाज आ रही, थोड़ा बोलो तेजी से। टीपी बता रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। समझ में नहीं आया क्या बोल। सर कह रहे हैं वो बढ़ता रहेगा हर साल। हाँ हाँ, कंपाउंड इफ यू डिपॉजिट ₹200, ठीक है, एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा करो ऑफ 6% एज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, तो बताओ 100 रुपए पे कितने रुपए मिलेंगे एक साल में, क्या 6 रुपीज, 6% है तो 200 रुपए पे एक साल पे कितने मिलेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, 6 रुपीज पर 100 रुपीज, तो 200 पे कितना मिला, 12 आ गया। तो 2 साल में कितना मिला, 24। तो इंटरेस्ट का क्या फार्मूला हुआ, क्या प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 हुआ कि नहीं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देख लें, कंपाउंड तो हम बाद में निकालेंगे। सो फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। इतनी बात है। अब जरा चेक करो, अगर आपका जो इंटरेस्ट पड़ा हुआ बैंक में, एक साल बाद क्या आपको 12 रुपए मिल जाएंगे 200 रुपए पे,
बोलो। तो उस 12 रुपए पे भी बैंक ब्याज देगा, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी जब आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पाने लगो बैंक से, तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम जरा चेक करें। तो कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपए जमा किए, तो हर साल वो कितना बन जाएगा अगर मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिले। तो अब मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। यानी अमाउंट ऑफ मनी, एक साल बाद कितना पैसा हो जाएगा? अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर। मान लो P रुपीज हैं और उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्या P इंटू R इंटू टी की जगह 1 रखो, क्योंकि एक साल निकाल रहे हैं ना। बोलो एक साल बाद कितना मिल जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो, और साथ में इंटरेस्ट, इतना हो जाएगा ना पैसा। 10,000 जमा किया और इंटरेस्ट कितना मिला 10,000 पे? प्रिंसिपल, अभी ऊपर फार्मूला लिखा है कि नहीं इंटरेस्ट का? तो जैसे आपने कितना पैसा जमा किया 10,000, और इंटरेस्ट कितना मिला यहां से देखो, एक साल का। टी की जगह 1 डालो, तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा एक साल में? ये मिल जाएगा। और P अगर कॉमन ले लिया तो क्या 1/R, 1 + R/100 हो गया। एक साल बाद पैसा इतना हो गया। नहीं समझ में आया? फिर से देखो कि अगर आपने इतनी बात समझ में आई भाई आपका? इफ 10,000 is principal amount, then interest after 1 year कितना हुआ? तो PR/T/100 एक साल में कितना हुआ बताओ? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? क्या 10,000? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, साल 1 है, और 100 इतना हो गया। तो आपका इतना तो इंटरेस्ट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना हो गया? क्या 800 रुपये मिल गया आपको इंटरेस्ट एक साल में? और पैसा कितना जमा था? बैंक आपका पैसा तो नहीं ले लेगा ना 10,000। तो आफ्टर 1 ईयर आपका कितना पैसा हो गया? आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट इज 10,800। अच्छा, सो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर कितना मिलेगा आपको? अभी वही बता रहे हैं, वो फार्मूला हम आपको बनवा देंगे। इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर, एक साल और, अब एक साल के लिए और डाल दिया कि नहीं वही पैसा? सो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर बोलो या नेक्स्ट ईयर, एक साल और डालो उसको जरा। 10,800। अब बैंक आपका मानेगा इतना पैसा, 10,000 नहीं मानेगा। अब कितना मानेगा? और 8% इंटरेस्ट और एक साल और डाल दिया, तो बताओ अब कितना मिलेगा? इट इज 864 हो गया। अच्छा, पहले कितना पैसा था और अब कितना इंटरेस्ट हो गया? सो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर बोलो। अमाउंट आफ्टर 10,800 पहले से था, और कितना ले लिया आपने? 864 इंटरेस्ट ले लिया, तो 8 8 जा 16, 11,664 हो गया। अच्छा, नाउ इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, एक साल और डाल दो, तो इतना पैसा डालना PR/T/100। बैंक मानेगा भाई आपके 11,664 रुपए थे, और मैंने 8% के हिसाब से एक साल इस पर इंटरेस्ट लगाया। तो क्या ये 116.64 इंटू 8 है? सर ये अमाउंट ऑफ आफ्टर सेकंड ईयर में सर आपने 864 लिखा, ऊपर सर 1 into 1 करा था, तो सर जो टाइम किधर से मल्टीप्लाई हुआ है? टाइम ये 1 है ना? नीचे कहाँ से, वो नीचे वाला से कहाँ है टाइम? क्या सर नीचे में एक बार बता
उधर टाइम आपने हटा दिया ना यहाँ पे ना सर। फर्स्ट ईयर में आपने ना 10,800 इंटू 8 इंटू 1 करा तो वो वन टाइम है ना। वन टाइम है, ये टाइम है। तो सर फिर जब आपने आफ्टर 2 ईयर करा तो सर उधर टाइम नहीं लिखा सर, वो कहाँ पे ये है ना वन इसके नीचे वाला है, सर, इसके नीचे वाला जो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर है। अमाउंट है। तो इतना क्या मिल गया? क्या इंटरेस्ट है? और क्या ये आपका मूलधन है? भाई ये प्रिंसिपल अमाउंट है और उसमें इंटरेस्ट और जोड़ लो तो कितना अमाउंट हो गया? हर बार यही तो करना है। बोलो बैंक से कि मैंने 1,000 रुपये जमा किया था, 10,000 और 800 इंटरेस्ट दिया, तो लाओ 10,800। बैंक से मांगोगे कि नहीं? बैंक कहेगा कि चाहे अभी 10,800 ले लो, नहीं तो पड़ा रहने दो, तुम्हारे हम 800 पे भी इंटरेस्ट देंगे। तो फिर बैंक ने क्या किया? 10,800 पे इंटरेस्ट दिया, बोला अब आपका इस साल 864 बना है। तो आप बोलोगे 10,800 रुपये तो पहले ही साल के बाद हो गए थे और 864 रुपये ये, तो लाओ मुझे इतना। बोलोगे कि नहीं? पहले साल के बाद कितना हो गया आपका? 10,000 रुपये और 800 रुपये इंटरेस्ट, तो कितना हो गया? इतना। फिर बैंक ने कहा कि नहीं, इसे पड़ा रहने दो, मैं तुमको 800 पे इंटरेस्ट भी दूंगा। और उसने, बैंक ने ये किया भी, 10,800 पे इंटरेस्ट दिया। बोला देखा तुमने छोड़ दिया था, इस बार आपका 864 बना है ज़्यादा। तो आपने कहा 10,800 तो मेरा पिछले ही साल था और 864 और हो गया, तो लाओ मेरा पैसा। बैंक ने कहा एक साल और छोड़ दो, मैं आपको 1,100 पे और इंटरेस्ट दूंगा, 10,000 पे भी दूंगा और इस पे भी। तो अब कितना मिलने वाला है आपको? 933.12 मिलने वाला है। तो अब बताइए अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितना हुआ? सर 11,664 तो पहले से ही था और 933.12 कितना हो गया? 12,597.1 बोलो बोलो, 12,597.12 ये चीज हो गई। अब हमें दैट इज अमाउंट आफ्टर सक्सेसिव ईयर, अमाउंट इन सक्सेसिव ईयर आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट इन सक्सेसिव ईयर्स आफ्टर 1 ईयर। तो पहले साल के बाद क्या 10,800 था? और स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर, स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर फिर कितना हुआ? क्या 11,664 हो गया? और फिर 12,597.12 है। कुछ उम्मीद लग रही है कि एपी बनेगी? सो A2 माइनस A1 क्या है? 664 माइनस 10,800, तो ये 864 आ गया। और A3 माइनस A2 क्या है? 12,597.12 और माइनस 11,664, दैट इज 933.12। तो क्या ये एपी बनी? एज A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not an AP। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। तो ये बात हो गई कि ये AP नहीं है, इतना ही कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज AP एंड व्हाट इज नॉट एन AP। अब एक और चीज आप इसमें देख सकते हैं कि अमाउंट इन सक्सेसिव ईयर का फार्मूला क्या है। अमाउंट इन, ये सब करना नहीं है, ये प्रवीण वाला मेथड में लगा रहा हूं, या nth ईयर्स। सो P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो बताओ अमाउंट इन, अमाउंट क्या n है या n लिख दो या t लिख लो, टाइम को t लिख लो। अच्छा, आफ्टर
वो ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, उसके हिसाब से हम रेट बदल लेंगे। ये एनुअली का देखो, तो पहले साल बाद कितना हुआ 10,000 और 1, और 1 साल के बाद देख रहा हूँ 1 आया, तो ये कितना हो गया बताओ 10,000 है, और ये क्या 1 + 0.8 है, ये 0.08, तो ये कितना हो गया, क्या 1.08 हुआ, तो कितना हो गया 2 0 से डेसिमल कट जाएगा, 2 0 काट दो और यहाँ से क्या काट दो डेसिमल, या ये भी कर सकते हो 1 0 0 इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, तो 108 से मल्टीप्लाई करो, और फिर क्या करें हमने यहाँ 2 0 से डेसिमल काट दिया है और 2 0, बोलो बात समझ में आ गई। सो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, सब कुछ इसी में रखो और पाओ 10,000 और 1 + 8/100 का 2, बोलो ये 10,000 और क्या 108/100 और इंटू 108/100, बोलो एलसीएम ले लिया, है आसान, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, और 100 इंटू 108 करो तो कितना आ जाएगा, क्या इट विल कम एज 11664, बताइए। अमाउंट आफ्टर, यहाँ पर भी यही कर सकते हो 108/100, ये सब ना करके क्या करो आसान सी चीज़, ये सब नहीं करना है, क्या कर लो 108/100, तब तो कट जाएंगी चीज़ें कि नहीं कट जाएंगी, तो 2 0 से 2 0 कटा, आ गया ना आसान। और 3 ईयर के बाद क्या करोगे, P 1 + R/100 इंटू द T, तो ये क्या हो गया, क्या 10,000 108/100 108/100 108/100, क्या देखो इस चीज़ को मैं शुरू में फार्मूला बनवा रहा था, तो फार्मूले में आपने कहा कि हमें समझ में नहीं आया, दूसरे बच्चे समझ रहे थे, मैंने पहले फार्मूला बनाया था, अगले में स्क्वायर लग जाता, तो आपकी वजह से मुझे ये नीति बदलनी पड़ी कि प्रवीण को समझ में नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं ये फार्मूला बनवा ही देता। जिस समय आपने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर मुझे क्वेश्चन पे सब्सटेंशियली लौटना पड़ा, क्योंकि वो जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है जब वहाँ काम नहीं करती आपकी, तो फिर मुझे चीज़ें छोड़नी पड़ती, अदरवाइज आपके पास एक फार्मूला बनाने की कैपेबिलिटी होती, मुझे छोड़ना पड़ा। अब मैं वो फार्मूला आपको सिंपली दे रहा हूँ, समझ में आई बात कि नहीं, तो मैं ये बनवा ही देता उसी में। तो अब आपने पहली बार कहा था कि अब आप बोल रहे हैं कि सर फार्मूला ही बनवा देते तो अच्छा रहता, ये चीज तो मैं शुरू में करवा ही रहा था। तो इट इज 11664, ठीक है, तो ये 125/712 आ जाएगा, हाँ 664 इंटू 1.08, सो इट विल कम एज 597.12, तो ये तीनों साल के आगे पैसे बोलो। तो इस तरीके से जो करना चाहें वो सीधा फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? थैंक यू सर। ओके, वेलकम।